नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट एग्ज़ाम या फिर आपका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए लगातार टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स हम आपको करा रहे हैं। अगर कोर्स की बात करते हैं तो अब तक हम कोर्स के अंतर्गत इस सारे चैप्टर करा चुके हैं। साइंस में दैनिक जीवन विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश तक। प्रकाश वाला यदि आपने लास्ट में हमने 51 प्रश्न प्रैक्टिस किए थे वो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। बाकी जो आप टॉपिक हैं वो सब प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि। मैंने आपको बताया था पूरे फिजिक्स पोर्शन में ये एक प्रकाश वाला चैप्टर और एक ध्वनि वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। बाकी आगे भी पोर्शन पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर ध्वनि। सबसे पहले कि ध्वनि जो है वो है क्या। तो ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होने वाली यांत्रिक तरंग है जो माध्यम के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, जिसे हम सुन सकते हैं और ये आपका ऊर्जा का एक रूप होता है। ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो किसी भी वस्तु में कंपन यानी वाइब्रेशन जब होता है ना, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे सभी ध्वनियाँ कंपन के कारण ही होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए ट्यूनिक फॉर्क हो गया, तबला हो गया, गिटार का तार हो गया, तो इनमें कंपन होता है और उसी से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे ध्वनि के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती, मतलब बिना माध्यम के ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। जैसे ध्वनि अलग अलग माध्यम में चल सकती है, ठोस में जैसे लोहा लकड़ी, द्रव में जैसे जल हो गया, गैस में जैसे कि वायु हो गया। ध्वनि की चाल की अगर बात करते हैं तो आपका ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे ठोस द्रव गैस की बात करें तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ये कहने का मतलब है कि ठोस से और द्रव से कंपैरिजन करेंगे तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव का गैस से करेंगे तो द्रव, फिर इसी प्रकार गैस। तो ठोस जैसे कि स्टील हो गया तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है 5000 मीटर प्रति सेकेंड, सबसे अधिक होती है ठोस में। द्रव की अगर बात करें तो जैसे जल हो गया 1500 मीटर प्रति सेकेंड, यानी मध्यम हो गया। और गैस में सबसे कम जैसे वायु हो गया 343 मीटर प्रति सेकेंड, और ये 20 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर इस पर, इसमें सबसे कम। तो ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है और वायु में सबसे कम ध्वनि की चाल जो है वो होती है। ध्वनि क्या वैक्यूम यानी निर्वात में चल सकती है या नहीं चल सकती? तो नहीं, क्योंकि बता दिया मैंने, इसको चलने के लिए चाहिए माध्यम। निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं, तो निर्वात में ये संचरण जो है वो नहीं कर सकती है ध्वनि। अब बात करते हैं, ये चीज़ मैंने बता दी, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम गैस में। अब बात करते हैं ध्वनि तरंग की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। सबसे पहली विशेषता है आयाम। तो इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। देखिए, किसी भी तरंग में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये है माध्य। ये आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से तरंग। तो यही चीज है, इसमें कहा जा रहा है किसी भी तरंग में माध्य स्थिति जो है, ये वाली माध्य स्थिति जो है, इससे अधिकतम विस्थापन, देखिए कितना विस्थापन ऊपर साइड हो रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे ऐसे चल रहा है ना। तो ये वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है हमारा ए, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसी को कहते हैं हम आयाम। अभी केवल आप चीज़ों को डेफिनेशन समझिए, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल कैसे आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एक सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये राशि है वो एफ और एकक हर्ट्स में जो है इसकी इकाई देखने को मिलती है। तो आवृत्ति को लेकर के इस तरीके से आप ऊपर नीचे तरंग देखते हैं ना, तो ये आपका हो गया एक सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। समय अवधि क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? तो एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को हम कहते हैं हमारा ये टाइम पीरियड, यानी समय अवधि। राशि इसकी टी होती है, एकक इसका सेकंड होता है। तो जैसे ये ऊपर नीचे जा रहा है तो कितना टाइम ले रहा है ये हमारा टी से डिनोट करते हैं समय अवधि। फिर आपका आता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। एक तरंग में अनुदैर्ध्य रूप से दो पास के संपीड़न या विरलन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। यहाँ से लेकर के यहाँ कह रहा है ना, एक तरंग दैर्ध्य है, इसमें अनुदैर्ध्य रूप से दो पास के संपीड़न या फिर विरलन के बीच की डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारे ये 4 पॉइंट हो गए। इसका एक सूत्र भी देख लीजिए, V बराबर एफ लेमडा करके। V यहाँ पर चाल है, एफ आवृत्ति है और लेमडा आपका तरंग दैर्ध्य है। इस पर बेस्ड हमने आगे न्यूमेरिकल भी रखे हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल भी आपके जो है कराएंगे क्योंकि ध्वनि से आते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि तरंगों के प्रकार को लेकर के। तो पहला हमारा प्रकार है अनुदैर्ध्य तरंग। कण तरंग की चाल की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करती है। ध्वनि सामान्यतः इसमें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में जो है वो चलती है। ध्वनि जो होती है ना, ये जो ध्वनि तरंगों के प्रकार है उसमें अनुदैर्ध्य तरंगों में मुख्य बात क्या है कि चाल की दिशा में आगे पीछे कंपन करती है। पर जो दूसरा होता है अनुप्रस्थ, इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स वेव में, इसमें कण तरंग की चाल की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है।
उसमें उसी दिशा में, इसमें लंबवत 90 डिग्री, दोनों में यही अंतर है। इसके एग्जाम्पल में हमने जैसा कि आपको बताया कि जो ध्वनि होती है वो सामान्यतः अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। यहाँ पर देखिए संपीडन विरलन, संपीडन विरलन उसी दिशा में आगे पीछे जब कंपन कर रही है कण तरंग की चाल की दिशा में, तो अनुदैर्घ्य हो गया। इसमें क्या एग्जाम्पल में आएगा, अनुप्रस्थ में, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, किसको, अनुदैर्घ्य तरंगों को। और जो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव, कण तरंग की चाल की दिशा के लंबवत 90 डिग्री दिशा में कंपन करते हैं, जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंगे, जल की सतह पर तरंगे। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप एक पत्थर फेंकते हैं नदी में, तो उसमें आपको इस तरीके से उठती हुई लहरें दिखाई देती, तरंगे दिखाई देती ना, तो वो आपकी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। तो जल की सतह पर तरंगे या रस्सी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, और ये इस प्रकार से ऊपर नीचे देखने को मिलती हैं। उसमें कैसी थी, सीधे सीधे थी। तो ये दोनों में अंतर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो अनुप्रस्थ में जो तरंग होता है उसकी चाल की दिशा जो है इस तरीके से चलती है। अब बात करते हैं हम हमारा ध्वनि की अलग अलग घटनाओं को लेकर, साउंड फेनोमेना। तो प्रतिध्वनि की बात करते हैं। सबसे पहले इको क्या होता है। तो जब ध्वनि हमें किसी बड़ी कठोर सतह से टकरा करके लौटती है तो पुनः हमारे कानों तक पहुंचती है, उसी को कहते हैं हम इको यानी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि का परावर्तन जो होता है वो कम से कम 0.1 सेकेंड जो है, यानी 1/10 सेकेंड बाद सुनाई देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ जो सुनाई देती है उसके बीच, यानी आवाज़ सुनाई देने वाली और आपने जो बोला उसके बीच जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड का होगा, तभी आपको सुनाई देगी। वरना अगर दोनों की अगर जो अलग अलग, जैसे जो आपने बोला और तुरंत ही वही चीज़ सुनाई दे रही, तो फिर वो आपको इको नहीं सुनाई देगी। वही कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि का जो परावर्तन होता है, जो परावर्तन होकर हमें दोबारा सुनाई देती है, वो कम से कम 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देना चाहिए। यदि परावर्तक सतह बहुत दूर है तो कम से कम 17 मीटर या फिर अधिक, तभी प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। अब ये परावर्तक को समझिए क्या है, जहां से हमारी ध्वनि लौट करके टकरा करके आती है। अब जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं ना, और आप देखते हैं वहां पर आपकी, या आप किसी बंद कमरे में भी कई बार देखते हैं, पर पहाड़ों से इसको समझिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये एक हमारा परावर्तक सतह हो गया, तो यहाँ से ध्वनि जा रही है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये कह रहा है 17 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम में ध्वनि नहीं, प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो ये इसमें जैसे टकराएगी और फिर हमको दोबारा से परावर्तित ध्वनि सुनाई देगी। तो इसके टकराने और वापस लौटकर आने के जो समय की बात किया गया वही है हमारा 0.1 सेकेंड, कि ये तो इतना तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम इतना जो है वो होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है ये 17 मीटर या फिर उससे अधिक की जो है वो आपका होगा, तभी सुनाई देगी। पहला, ये हमारा पहला पॉइंट हमने क्या समझ लिया, प्रतिध्वनि यानी इको। फिर अब बात करते हैं अनुरणन की। अनुरणन को कहते हैं रिवर्बरेशन। तो जब किसी बंद हॉल या फिर कमरे में ध्वनि अनेक दिशाओं में परावर्तित होकर थोड़े समय तक बनी रहती है, वहां पर टकरा कर वापस आ रही थी, यहाँ पर उल्टा है। मैंने इसलिए कहा था ना कि हम इसके पहाड़ के उदाहरण से समझेंगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बंद हॉल या कमरे वाले जो उदाहरण है वो अनुरणन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्वनि अनेक दिशाओं में परावर्तित होकर थोड़े समय तक जब बनी रहती है, कहता है ना, लगता है गूंज रही आवाज़, बंद कमरे में ज़्यादातर ऐसा होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुरणन। इससे आवाज़ अस्पष्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे खाली हॉल में देखते हैं आप, सभागार में देखते हैं, कक्ष आदि में बोलने पर आवाज़ गूंजती है। तो इस तरीके से, जैसे ये कमरा हो गया, इस कमरे में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये जब व्यक्ति बोल रहा है तो इसकी आवाज़ उधर टकरा रही, इससे इधर टकरा रही, नीचे टकरा रही है, या ऊपर जाके इधर उधर जगह जगह टकरा करके मल्टीपल सोर्स से जब आ रही है और थोड़े समय तक बनी रह रही है, तो वो हमारा क्या रहेगा, अनुरणन। तो ये हो गया हमारा, ये वाला मैंने एग्जाम्पल बता दिया था, जैसे पहाड़ों में आवाज़ लगाओगे तो लौट कर सुनाई देती है, ये हमारा इको का एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा हमारा है अनुनाद। अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, जब किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके बराबर आवृत्ति की ध्वनि से उसे बार बार कंपन कराया जाए। समझिएगा, किसी वस्तु की जो प्राकृतिक आवृत्ति होती है उसके बराबर आवृत्ति की ध्वनि से उसे बार बार कंपन कराया जाए तो उसकी कंपन की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको कहते हैं अनुनाद। यह स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ट्यूनिक फोर्क का अनुनाद हो गया, पुलों का टूट जाना जब उस पर नियत आवृत्ति से बल लगाया जाए, कांच का गिलास टूट जाना, तो ये सब ट्यूनिक फोर्क जो है इसका एग्जाम्पल में है। अनुनाद में आपने देखा होगा, इसीलिए बोला भी जाता है, जो पुल वगैरह होते हैं उस पर कदम ताल करके नहीं चलना चाहिए। जैसे सैनिक वगैरह को अगर पार करना है तो ऐसा ना हो कि आप एक साथ पैर रख करके चल रहे हैं। आपने देखा होगा सैनिकों में जो चाल होती है इस तरीके से होती है, तो अगर वैसी स्थिति फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, अनुनाद की स्थिति आ
आ जाएगी, तो ऐसे में पुल टूटने का डर रहता है। वही कह रहा है जो प्राकृतिक आवृत्ति है उसके बराबर आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी ध्वनि से वो बार बार कंपन कराया जाएगा जो उसकी नेचुरल आवृत्ति है, तो फिर ऐसे में कंपन की तीव्रता बहुत ज़्यादा उससे मैच करके बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा, ये घटना अनुनाद की होगी, और बढ़ने से ये होगा कि पुल टूट सकता है। इसीलिए बढ़ते हैं हमारा ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो किसी स्रोत के द्वारा प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल से संचारित ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। इसका सही मात्रक होता है वॉट प्रति वर्ग मीटर, और आई बराबर पी अपॉन ए, ये इसका है फॉर्मूला, जहां आई है आपका ध्वनि की तीव्रता, पी है प्रति सेकंड ऊर्जा, और ए है प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल। तो ये जो पी है ये हमारी शक्ति है, शक्ति का मात्रक। तो मानव कान की जो श्रवण सीमा होती है उसकी तीव्रता 10⁻12, ये आपका जो W है ये वैल्यू वही है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कहेंगे आपका ये वॉट प्रति वर्ग मीटर, W अपॉन मीटर स्क्वायर। ये माइनस में पावर क्यों लिखा है, क्योंकि ये मिनिमम से मिनिमम की बात हो रही है, तो इससे 1 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर तक होती है। यहाँ पर देखेंगे ध्वनि की तीव्रता के प्रकार में श्रवण सीमा न्यूनतम, यहाँ शब्द देखिए लिखा है न्यूनतम जो है वो 10⁻12 है, कम से कम। आप जैसे पत्तों की सरसराहट दो टाइप से, एक बहुत तेज भी सुनाई दे सकती है, एक मिनिमम से मिनिमम जो आवाज़ आ सकती है वो 10⁻12 है। सामान्य बातचीत में ये 10⁻6 से 10⁻3 है, बोलना पढ़ना ये मैंने आपको बताया, ये मिनिमम वैल्यू है जो हमें वहाँ हम डेसिबल में वैल्यू निकाल रहे हैं। और इसी प्रकार बहुत डेसिबल में नहीं, ये जो आपका वाट प्रति वर्ग मीटर में, और बहुत तेज ध्वनि जो आपका है वो 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, एयरप्लेन के पास की ध्वनि। तो ये हमारा हो गया पहला ध्वनि की तीव्रता के प्रकार में। अब इसी में ही ध्वनि की तीव्रता में ही ध्वनि का जो स्तर है उसकी बात करते हैं। तो ध्वनि के स्तर की बात करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे तीव्रता, अब यहाँ पर पढ़ेंगे स्तर, और स्तर में जो पढ़ेंगे तो जो एक्चुअल है पत्तों की सरसराहट की, ये वो है जो नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। ये यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही थी, तो नॉर्मल जो देखने को मिलती है वो 10 से 20 डेसिबल देखने को मिलती है। ध्वनि के स्तर की बात करें, साउंड लेवल को डेसिबल पैमाने में ये वैल्यू है, तो ध्वनि की तीव्रता की सीमा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे तुलना करने के लिए डेसिबल पैमाने का यूज़ किया जाता है। और ध्वनि स्तर जो सूत्र है इसका बीटा का, ये है बीटा बराबर 10 log बेस में 10 आई अपॉन आई नॉट, ये जो ओ बना है नॉट पढ़ते हैं डेसिबल में वैल्यू। आई ध्वनि की तीव्रता है, आई नॉट संदर्भ तीव्रता है, और इसकी संदर्भ तीव्रता है आई नॉट की वैल्यू 10⁻12, ये वाट प्रति मीटर स्क्वायर हो। और ये भी अंतर आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ग प्रति मीटर है यहाँ पर वैल्यू वर्ग प्रति मीटर में है, वाट प्रति मीटर में है, वाट प्रति वर्ग मीटर में, और यहाँ पर भी वैल्यू डेसिबल में है। ये भी दोनों में अंतर है, तो ये भी दोनों में समझते रहिएगा। तो पत्तों की सरसराहट ज़्यादातर आपसे ये पूछा जाता है, पत्तों की सरसराहट का ध्वनि स्तर डेसिबल में कितना होता है, 10 से 20 डेसिबल। सामान्य बातचीत का डेसिबल स्तर 60 डेसिबल। व्यस्त सड़कों में कितना होता है, 80 डेसिबल। ट्रैफिक हॉर्न में 90 डेसिबल। लाउड स्पीकर की जो ध्वनि अगर पास में है तो लगभग 100 डेसिबल। जेट विमान जो है उसमें 120 डेसिबल, और विस्फोट वगैरह हो रहा है तो 140, और श्रवण सीमा या दर्द सीमा लगभग 130 डेसिबल है। वैसे लगातार अगर 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि आप सुन रहे हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ये यहाँ पर WHO ने दे रखा है। तो ये आपके कुछ ध्वनि स्तर हैं, ये इसका फॉर्मूला ध्वनि का, और वैल्यू हम डेसिबल में मापते हैं। और ये ध्वनि की तीव्रता की जब बात होगी तो हमने बताया वॉट प्रति आपका वर्ग मीटर। तो दोनों में अंतर एक साथ समझ रहे हैं तो आपको दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं हम हमारा अगला पॉइंट। ध्वनि जो होता है कंपन से उत्पन्न होकर माध्यम में तरंगों के रूप में चलती है, हमारे कानों तक पहुंचकर हमें सुनाई देती है। तो ध्वनि में हम हमारा अगला पॉइंट है श्रव्य, अवश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनि। इनसे क्वेश्चन, इनके एग्जाम्पल से काफ़ी जो है वो पूछे जाते हैं, तो इनकी बात करते हैं। तो श्रव्य ध्वनियों की बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये ऑडिबल जो आपकी ध्वनि की टाइप में आता है। इसमें मानव जो कान है उनको आसानी से ये सुन सकते हैं, मानव कान बातचीत में आती हैं, संगीत वगैरह, टीवी, रेडियो, मोबाइल की जो रिंगटोन है, ये सिर्फ श्रव्य ध्वनियों में आती हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो अवश्रव्य हो गया, जिसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति। और यहाँ पर जो विशेषता होती है, हमारे कानों से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ जो है वो हमारा अवश्रव्य में आएगा। और भूकंप की तरंगे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट है, हाथी का गर्जना है, वो सब हमारा अवश्रव्य में आता है। तीसरा आता है पराश्रव्य। पराश्रव्य जिसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, इसकी जो आवृत्ति हो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये हमारे कानों से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं, तो इसको नॉर्मल व्यक्ति नहीं सुन सकता है। जैसे चमगादड़ की प्रतिध्वनि, डॉल्फिन की सीटी हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, ये सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये सब पराश्रव्य जो है ध्वनियों के टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य, ये 3 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा। हर्ट्ज तो आपको यहाँ पर क्रम से रखे गए तो याद होने में दिक्कत नहीं होगी।
तो मानव कान की औसत श्रव्य सीमा कितनी होती है, तो आपको मैंने बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य इसी में ही आता है श्रव्य ध्वनियों में, जिसको हम ऑडिबल कहते हैं। फिर हमारा बात करते हैं, ये हमने आश्रव अपश्रव पराश्रव की बात कर ली, पॉइंट नंबर 8। अब नवा पॉइंट है ध्वनि के लक्षण को लेकर के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है ना, उसको नीचे दिए गए 3 लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं। सबसे पहला है पिच। देखिए, जो ध्वनि की ऊंचाई या निचाई जो होती है ना, कहते हैं कि पतला बोल रहे हैं, मोटा बोल रहे हैं, तो ध्वनि की जो ऊंचाई या निचाई होती है उसको आपकी पिच दर्शाती है पूरी तरीके से। किस पर डिपेंड करता है, ये पहला क्वेश्चन बनता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अगर अधिक होगी तो पिच भी अधिक होगी, यानी तीखी आवाज़। जैसे ये यहाँ पर लड़कियों की अगर बात करते हैं, फीमेल की अगर बात करते हैं, तो उनकी तीखी आवाज़ होती है जो आप देखते हैं। और आवृत्ति कम होगी तो पिच भी आपकी कम होगी। ऐसे में भारी आवाज़ जो कि आपको मनुष्यों में फीमेल की जगह मेल में दिखाई देता है। तो ये फीमेल कैटेगरी और ये आपका मेल कैटेगरी। तो तीखी आवाज़ इस तरीके से याद रखिएगा। तो आवृत्ति का पिच से क्या संबंध है, अगर आवृत्ति अधिक होगी तो पिच जो होगी वो तीखी हो जाएगी, अगर आवृत्ति कम होगी तो ये आवाज़ भारी हो जाएगी। बाकी चित्र बना दिया, चित्र को देखने से क्या हो जाता है ना कि आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। तो अब बात करते हैं इसी में ही ध्वनि की गुणवत्ता को जो प्रभावित करते हैं ना, मैंने बताया ध्वनि के लक्षण में 3 लक्षण है। पहला पिच हमने देख लिया, अब दूसरा है हमारा लाउडनेस। ये जो लाउडनेस होता है ये ध्वनि की तीव्रता या जोर को दर्शाता है। ये आयाम पर निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर कर रहा था, आवृत्ति पर निर्भर कर रहा था। ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर कर रहा है। आयाम अधिक है तो लाउडनेस अधिक होगी, तेज आवाज़ जैसे हो गया, और आयाम अगर कम है तो लाउडनेस कम होगी, यानी कि धीमी आवाज़। आप देखते हैं ना, जैसे ये लाउड स्पीकर बजाते हैं, कहते हैं कभी धीरे बज रहा है कभी तेज बज रहा है, तो किस पर डिपेंड करता है, आयाम पर निर्भर करता है। और आयाम से ही वो आपका धीरे या तेज में हम काउंट करते हैं। तीसरा जो इसका लक्षण है वो है गुणता, जिसको हम कहते हैं टिम्बर। ये जो है ध्वनि की गुणवत्ता होती है, इसमें समान पिच और लाउडनेस वाली 2 ध्वनियों में अंतर पहचान लिया जाता है। ये ओवरटोन पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे गिटार और सितार की आवाज़ में अंतर होता है। देखने में देखिए एक जैसा लगता है, पर हम जब इनके साउंड को सुनते हैं दोनों में अंतर होता है। तो किसके आधार पर, गुणता टिम्बर के आधार पर 2 ध्वनियों में जब हम अंतर को पहचानते हैं तो वो हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब तीनों में अंतर को भी एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए, पिच, लाउडनेस और गुणता में अंतर में पिच आवृत्ति पर निर्भर है। क्या बदलता है, ऊंचाई या निचाई बदलता है। और उदाहरण के लिए पुरुष और महिला की आवाज़। दूसरा लाउडनेस हो गया, किस पर निर्भर होता है, आयाम पर निर्भर होता है। क्या बदलता है, जोर या तीव्रता। और ये आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, आपका धीमा व तेज साउंड। तीसरा है गुणता, जो कि अभी हमने बताया, जिसका किस पर डिपेंड करता है, ओवरटोन पर निर्भर करता है। क्या बदलता है इसमें, ध्वनि का प्रकार। जैसे हमने सितार की बात की, ये चित्र देखिए ऊपर, जैसे हमने गिटार और सितार की बात की, और उदाहरण क्या हो जाएगा, गिटार और सितार। उम्मीद है ये आपको जो तीनों पॉइंट है समझ में आ गया होगा। ये हमारा था कौन सा पॉइंट था, ये हमारा था 9वां पॉइंट। अब बढ़ते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। ये जो आप यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं, ये बनाने में हम लोगों ने कम से कम नहीं 3-3 4-4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब आपके लिए सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो एट लीस्ट अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, और शेयर कर सकते हैं और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। मैं आपको एक कमेंट भी दिखाता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे कमेंट से हम प्रभावित मोटिवेट होते हैं। देखिए, एक कमेंट आया था कि समीक्षा जी ने किया था कि मैंने बैच लिया है बट साइंस आपका ही पढ़ रहे हैं। सोचिए कि हम कितना मेहनत झोंक रहे हैं। मैंने ये चीज़ फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो किसी भी पेड बैच से बहुत अच्छा निकल करके आएगा उसका आउटपुट। बस आप लोग लगातार पढ़ते चलिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो कमेंट इस तरीके के आप करते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए इस तरीके के अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करिए। और भी देखेंगे तो इस तरीके का अच्छे अच्छे कमेंट जो है 2017 से जो है वो जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो कमेंट अच्छे लगते हैं ताकि हम और मेहनत कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मानव में ध्वनि की बात करते हैं तो वाक तंतु, वोकल कॉर्ड्स क्या होता है। ये वाक तंतु होता है, स्वर रज्जु होता है, और श्वास नली हो गया। ये 3 भाग इसमें देखने को मिलते हैं। तो मानव में जब हम ध्वनि के उत्पादन की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन की बात करते हैं, तो आपका जो स्वर यंत्र होता है जिसको लैरिंक्स कहेंगे, इसमें स्थित वाक तंतु यानी वोकल कॉर्ड्स के कंपन से होता है। तो इसीलिए दोनों का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। वाक तंतु का ये हो गया, स्वर यंत्र का ये हो गया। तो इसके अंतर्गत बात करें सबसे पहले वाक तंतु के अंतर्गत, तो स्वर रज्जु के बीच की जगह से हवा गुजरती है। वाक तंतु में कंपन होता है जिससे जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। इनका तनाव बदलने से ध्वनि की पिच बदलती है, और तनाव अधिक होगा तो पिच अधिक होगा।
जो स्वर यंत्र है ये क्या है? स्वर यंत्र आपका यहाँ से देखने को मिलेगा, इसी में वाक तंतु होता है, इसी में श्वास नली होती है, इसी में फेफड़े से आने वाली हवा होती है। तो ये कंठ यानी गले में स्थित होता है, ये वाक तंतु लगे होते हैं यहाँ पर, फेफड़ों से आई हवा जब वाक तंतुओं को कंपन कराती है यहाँ पर तब ध्वनि बनती है, और जीभ, होठ, दांत, तालु आदि मिलकर ध्वनि को स्पष्ट रूप बनाते हैं। वो आपने पता ही है, कादमेय, मावसाना, स्पर्शा करके आपको बताया रखा है, जो सारे वर्ग अलग अलग होते हैं। तो ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले फेफड़ों से हवा, फिर स्वर यंत्र, उसके बाद वाक तंतु का कंपन जो भी बताया, उसके बाद कंठ, जीभ, होठ आदि, फिर बाद में स्पष्ट ध्वनि वाणी के रूप में आपको देखने को मिलती है। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 10। 11वां पॉइंट है आपका शोर एवं संगीत। इसमें जो है वो क्या दोनों में अंतर होता है? तो शोर आप जानते हैं, नॉइस आप जानते हैं कि जो अव्यवस्थित, अनियमित, अप्रिय ध्वनियाँ होती हैं, इसमें कोई निश्चित ताल लय नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे यातायात का शोर, मशीनों का शोर, निर्माण कार्य का शोर, पटाखों की आवाज़। और संगीत क्या होता है? व्यवस्थित, मधुर और सुखद ध्वनियाँ जिनमें ताल लय होता है। एग्जाम्पल के लिए गीत हो गया, संगीत हो गया, भजन हो गया, राग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक हैं तो पता है। अब संगीत और शोर में अंतर की बात करें तो स्वरूप अव्यवस्थित, अनियमित, इसमें व्यवस्थित, मधुर, इसमें ताल नहीं होती, इसमें होती है संगीत में प्रभाव, इसमें अप्रिय, कष्टदायक, इसमें सुखद, आनंददायक। इसमें एग्जाम्पल में हॉर्न, मशीन, शोरगुल, और संगीत में गीत और वाद्य संगीत वगैरह इसमें आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग पर आधारित। तो इसमें उपयोग में सबसे पहला हमारा है, इसकी हेडिंग पूरी है ये, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहला है हमारा मेगाफोन, जिसको हम कहेंगे कि मेगाफोन का मुंह चौड़ा होता है, पिछला भाग सकरा होता है, ये ध्वनि को एक दिशा में एकत्रित करके पहुंचाता है। आजकल तो देखते हैं जो सब्जी वगैरह बेचते हैं वो भी इसमें रिकॉर्डेड लगा करके जो है वो चलते हैं, तो ये मेगाफोन आ जाएगा। और दूसरा होता है हॉर्न। हॉर्न भी सकरी नली और चौड़े मुंह वाला था, ध्वनि को एक दिशा में केंद्रित करता है। आप देखते हैं पहले जो ऑटो वगैरह होते थे उनमें इस तरीके का लगा रहता था। स्टेथोस्कोप की बात करें तो चिकित्सक इसे हृदय, फेफड़ों आदि की ध्वनि सुनने के लिए यूज़ करते हैं, ये तो आपने बेसिकली देखा ही है। साउंड बोर्ड की बात करें तो संगीत वाद्य यंत्रों जैसे कि गिटार हो गया, वायलिन हो गया, पियानो हो गया, इसमें साउंड बोर्ड ध्वनि को बढ़ा करके श्रोता तक पहुंचाते हैं, तो ये आपका साउंड बोर्ड हो गया। तो ये बेसिक आपको चित्र से देखने से और समझ में आ जाते हैं। अब इसमें जो समझने वाला अगला है वो है आपका सोनार, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की बात करें तो ये आपका एक यंत्र है जो कि पराश्रव्य तरंगे, सबसे पहला पॉइंट अल्ट्रासाउंड जिसको कहेंगे, तो ये पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके जल में वस्तुओं की दूरी पता करना हो, गहराई पता करना हो, उसके लिए सोनार का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप इसका चित्र भी देखेंगे, तो इसमें यहाँ पर चित्र देखेंगे तो ये आपका ये ऊपर नाव चल रही है और जो गहराई है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो पराश्रव्य तरंगे यहाँ पर भेजी जा रही हैं, कोई भी वस्तु का पता लगाना है, और परावर्तित तरंगे लौट करके जो है यहाँ पर आ रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बात किया गया है कि ये पराश्रव्य तरंगे भेजता है जो जल में जा करके किसी वस्तु से टकरा करके परावर्तित होती हैं और पुनः यंत्र तक पहुँचती हैं। तो सोनार में तरंगे कौन सी हैं? पराश्रव्य तरंगे। समय मापकर दूरी, गहराई निकाली जाती है। गहराई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये d बराबर v इंटू टी अपॉन टी, v इंटू टी अपॉन टू करके। तो d क्या है? यहाँ पर वस्तु की गहराई है जो कि मीटर में होगी, v जल में ध्वनि की चाल हो गई, टी यहाँ पर क्या है? परावर्तित तरंग के आने में लगा कुल समय, और दो जो है आपका ये जाने और लौटने की कुल दूरी के कारण लगाता है, लिखा रहता है इसमें। अब यहाँ पर जो सोनार है इसकी बात करते हैं कि इसके क्या क्या जो है वो उपयोग जो है वो होते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया जैसे कि समुद्र की गहराई आपको पता लगाना है, पनडुब्बी की स्थिति पता करना है, मछलियों के समूह का पता लगाना है, समुद्र में डूबे जहाज या वस्तुओं की खोज करनी है। इस तरीके से इसके मल्टीपल यूज़ जो है वो होते हैं। कुल मिलाकर के समराइज करेंगे तो समुद्र में गहराई में कोई चीज़ पता लगाना है, उसके लिए आप सोनार तकनीक का यूज़ जो है वो करते हैं। चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा, पराश्रव्य तरंगे भेजी जा रही हैं और परावर्तित होकर के लौट करके आ रही हैं। अब बात करते हैं हमारा अगला, पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग। अल्ट्रासाउंड के उपयोग कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं? तो सबसे पहला है हमारा चिकित्सा क्षेत्र में। आपने देखा होगा जिस माता जी हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर बच्चे का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इसमें देखिए बच्चा दिख रहा है, तो ये कराते हैं सोनोग्राफी वगैरह, तो देखते हैं शुरुआती स्टेज में बच्चे की ग्रोथ वगैरह। तो किसका यूज़ किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो किडनी स्टोन होता है उसको तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी, मांसपेशियों और टिश्यू की जांच, हृदय की जांच आदि में उपयोग जो है वो किया जाता है। फिर दूसरा ये चिकित्सा के क्षेत्र में यूज हो गया। फिर उद्योग की बात करते हैं। उद्योग में धातु के भीतर छिपी दरारों को लेकर या दोष का पता लगाना है, इसको एनडीटी कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसमें यूज होता है। मोटाई नापना हो, मोटाई मापना हो, सफाई करना हो, वेल्डिंग जांचने आदि में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पराश्रव्य तरंगों का धातु की प्लेट हो गया, इसमें यहाँ पर कोई दोष है या दरार है
तो यहाँ से तरंगों को भेजकर आप पता लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारा जो अभी हमने एग्जाम्पल ऊपर जब इस टॉपिक को पराश्रव बताया था ना, वहाँ पर तो बताया था चमगादड़, डॉल्फिन और कुछ जानवर भी दिशा का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो सफाई करने वाली जो मशीनें हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आदि में भी यूज़ होता है। बाकी ये जरूर दोनों ध्यान रखिएगा कि जो मछली डॉल्फिन है, चमगादड़ हैं, जब ये चलते हैं तो ये अपने साथ में अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ते हैं और आगे जिस चीज़ से टकराती है उससे इनको पता चल जाता है वस्तु की जो मार्ग है उसमें कोई भी वस्तु है। तो ये यूज़ करते हैं कौन सा, आपका पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासाउंड। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, इसी में है मानव कान। आप कहेंगे मानव कान, इसमें तो बायोलॉजी में है। एक्चुअल में जब हम सुनते हैं ध्वनि को तो कान के थ्रू सुनेंगे, तो वो भी आपके चैप्टर में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है मानव कान, ह्यूमन ईयर जो है उसकी संरचना और कार्य। ये सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है जो आप नॉर्मली कान ये देख रहे हैं, तो ये कर्णपल्लव हो गया। बाह्य श्रवण नलिका आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप अंदर बढ़ेंगे तो सबसे अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कान का पर्दा, जो कहते हैं ना, बहुत तेज ना बोलो कान का पर्दा फट जाएगा, ईयर ड्रम कहते हैं इसको। इसके यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है ये बाहरी कान की है, ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य कान की है, और ये वाला जो है ये आंतरिक कान की, ये ऊपर लेबलिंग कर रखी है। कर्क शिखा जो है यहाँ पर आपका है, श्रवण तंत्रिका यहाँ पर आपका, ऑडिटरी नर्व जिसको कहेंगे, श्रवण अस्थियाँ यहाँ पर हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीस। ये स्टेपीस देखिए कितनी बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कहते हैं स्टेपीस, यहाँ होती है कर्ण पल्लव की पेशियों में, तो ये है स्टेपीस। इसके अलावा देखिए एक मेलियस भी होती है, एक इनकस भी होती है। तो ये हमारा हो गया चित्र। अब इस पर बेस थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। एक चीज पॉइंट को यहाँ पर देख लीजिए कि कान जो होता है ना, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है, बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है, ये भी बात को पता होना चाहिए। आंतरिक कान में जो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं ना, वो आपकी हेल्प करती हैं इसमें। जो आंतरिक कान में अर्धवृत्ताकार नलिकाएं देख रहे हैं, ये आपकी हेल्प करती हैं आपका बैलेंस बनाए रखने में। तो ये जो तीन हमने टाइप बताया ना, आंतरिक, मध्य और बाहरी, तो बाहरी कान जो होता है ध्वनि तरंगों को एकत्र करके कर्ण जो पर्दा है, कान का पर्दा, वहां तक पहुंचाता है। इसको थोड़ा सा चित्र भी देखते चलिए। यहाँ से देखिए ये बाहरी कान यहाँ तक है, तो ये कान का पर्दा है, यहाँ से जो तरंगे आ रही कान के पर्दे तक कौन पहुंचा रहा है, बाहरी कान, ध्वनि तरंगों को एकत्र करके कर्ण पर्दा तक पहुंचाती है। मध्य कान जो होता है, मध्य कान की बात करें तो कर्ण पर्दा के कंपन को श्रवण अस्थियों के माध्यम से आंतरिक कान तक पहुंचाती है। ये कान का पर्दा हो गया, ये श्रवण अस्थियां, तो किसी से कह रहे हैं श्रवण अस्थियों के माध्यम से ये पहुंचा रहा है आंतरिक कान तक, तो आंतरिक कान तक पहुंचा रहा है। फिर आंतरिक कान जो है कर्क शिखा में कंपन संकेतों में बदल देता है, जो ये संकेत बदल जाएंगे, फिर श्रवण तंत्रिका ये संकेत मस्तिष्क तक पहुंचा देती है और हमें ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। तो ये जो श्रवण तंत्रिका लिखा है ना, ऑडिटरी नर्व, ये नर्व ही है जो बदलती है, हमने जो साउंड सुन रखा है उस साउंड को जो कंपन संकेतों में बदला गया है, और उन कंपन संकेतों को मस्तिष्क तक जो पहुंचा रही है वो कौन पहुंचाता है, ये ऑडिटरी नर्व पहुंचाती है, श्रवण तंत्रिका पहुंचाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इसमें टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 16। 16 है ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि कौन इनमें प्रभावित करता है, कौन नहीं प्रभावित करता है। तो तापमान जो है वो ध्वनि पर को प्रभावित करता है। तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल जो होती है लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर टेम्परेचर में आप 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेंगे तो वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। इसीलिए VT बराबर V0 प्लस 0.61 T इस तरीके से वैल्यू होती है। यहाँ वैल्यू सभी की दे रखी है। VT डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर चाल है, और V0 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल हो गया 331 मीटर प्रति सेकंड, और T टेम्परेचर है। तो सिंपल सा क्या है, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ये हमारा पहला हो गया। अब ध्वनि की चाल को आर्द्रता प्रभावित करती है कि नहीं, बिल्कुल करती है। नमी या आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में जो तुलना में अधिक होती है, शुष्क से अगर कंपैरिजन करेंगे। जल वाष्प यानी भाप की उपस्थिति में हवा के घनत्व को थोड़ा कम करती है और उसकी लोचिता यानी इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, जिससे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो आर्द्रता भी प्रभावित कर रही है। दाब की बात करें क्या प्रभावित करता है, नहीं, तो दाब में साधारण परिस्थितियों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ऐसे ही बनेगा, ध्वनि की चाल को कौन प्रभावित करता है। ऑप्शन में तापमान, आर्द्रता, दाब करके दे देंगे तो आप कहेंगे दाब नहीं प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन भी किस टाइप का बनेगा वो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर बात करते हैं माध्यम के प्रकार की। तो ध्वनि का जो चाल होती है वो माध्यम के प्रकार पर डिपेंड करेगी। अभी बताया था मैंने कि सबसे तेज ठोस में होती है, फिर द्रव में, सबसे कम गैस में। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठोस जैसे लोहा में 5000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होगा, द्रव जल में 1500 मीटर प्रति सेकंड के लगभग, और गैस जो वायु वगैरह उसमें 331 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर।
फिर आपका है अगला न्यूटन का सूत्र। अब ये न्यूटन का सूत्र वगैरह आपको हो सकता हो सुपरटेट की किताबों में ना देखने को मिले, क्योंकि ये सब NCERT में है। आपने अगर कोर्स में देखा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कोर्स में पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, कक्षा 12 स्तर तक। तो इसीलिए हमने कक्षा 11-12 तक जो जो चीज़ें दे रखी हैं आपके इस चैप्टर में, वो कोशिश की सब कवर की जाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि पेपर का स्तर बढ़ा दिया जाए और आप कहेंगे ये कहाँ से पूछ लिया गया। इसलिए न्यूटन का सूत्र है जो है, न्यूटन ने वायु में ध्वनि की चाल निकालने के लिए सूत्र दिया था, ये दिया था v बराबर अंडर रूट में p अपॉन रो। इसको कि ये जो बना हुआ है ना q तिरछा p तिरछा सा जो बनता है, इसको रो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर v क्या है, v आपका है वायु में ध्वनि की चाल, p जो है वो वायु का दाब है, और रो जो है वो वायु का घनत्व है। तो ये वैल्यू किसमें किसमें होती है वो आप मात्रक भी साथ में याद रखिएगा। ये सूत्र जो है समतापी प्रक्रिया के लिए लागू होता है, जबकि वास्तव में ध्वनि तरंगों का संचरण रुद्रोष्म प्रक्रिया के निकट होता है, जिसको कहते हैं एडिएबेटिक। अब ये जो आप समझिए, जो रुद्रोष्म है, इन्होंने जो न्यूटन ने सूत्र दिया था, इनके सूत्र को बाद में संशोधन कर दिया। किसने संशोधन किया? इन्होंने किया, लाप्लास ने। लाप्लास ने कहा भैया जो आपने सूत्र समतापी प्रक्रिया के लिए कहा था लागू होता है, वो ऐसा नहीं है, वो रुद्रोष्म प्रक्रिया के निकट होता है। तो इन्होंने रुद्रोष्म वाला दिया है। लाप्लास का संशोधन देख लीजिए, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लाप्लास संशोधन ये कहता है कि लाप्लास ने न्यूटन के सूत्र में संशोधन करके रुद्रोष्म प्रक्रिया के लिए सही सूत्र दिया, v बराबर अंडर रूट में, ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये गामा है, गामा, और p अपॉन यहाँ पर आपका वैल्यू रो करके आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका गामा वायु का रुद्रोष्म गुणांक है Cp अपॉन Cv करके, और ये इसकी वैल्यू 1.4 के करीब। Cp बराबर स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, Cv बराबर स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल निकालनी है, तो इस तरीके कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले के थ्रू। देखिए फॉर्मूला रखा है ना, इसी, तो वैल्यू क्या निकल करके आती है, 331 मीटर प्रति सेकंड। तो ये है इसका फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो कि 19 नंबर का है हमारा, जो है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण और व्यतिकरण, और जिसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। जिसमें सबसे पहला है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो ये जो है पहला अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको समझिए। तो किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक साथ पहुंचने पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों के वो जो व्यक्तिगता है विस्थापन, उसका बीजगणितीय योग होता है। मतलब किसी भी बिंदु पर दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक साथ पहुंचेंगी, अगर यहाँ पर तरंग A है, यहाँ तरंग B है, तो उनका जो परिणामी तरंग है वही कह रहा है एक साथ पहुंचने पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों के व्यक्तिगता विस्थापनों के बीजगणितीय योग। यानी कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको एक पत्थर फेंकते हैं नदी में, तो उसमें तरंग उठती है। अगर एक तरंग उठी और दूसरी तरंग भी सेम उसी लेवल की उठी, तो दोनों को हम कह सकते हैं आपस में जुड़ जाती हैं। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया, दोनों तरंगे जो हैं वो परिणामी विस्थापन क्या होगा, उन तरंगों के व्यक्तिगत विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। अब व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण में दो टाइप होते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो व्यतिकरण में एक होता है संपोषी व्यतिकरण, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो जो खतरनाक होती हैं वो ये वाली नहीं होती, नाम में विनाशी जरूर है पर ये सही होती हैं। तो संपोषी क्या होती है? जब दो तरंगे समान अवस्था शिखर पर शिखर या गर्त पर गर्त में मिलती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ऊंचाई उठ रही है, एक तरफ नीचे जा रहा है, तो उठ रहा है मतलब शिखर है, गर्त मतलब नीचे जा रहा है, तो वही कह रहा है शिखर पर शिखर या गर्त पर गर्त में मिलती हैं, तो दोनों एक जैसी हो। ये भी देखिए प्लस वाली सेम ऐसी हैं और ये वाली भी सेम ऐसी ही हैं, तो दोनों अगर एक जैसी मिल रही हैं तो परिणामी आयाम इससे बढ़ जाएगा। और यही वो चीज़ मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल में इसमें बताया था ना कि बीजगणितीय योग होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, वो संपोषी व्यतिकरण में भी देखने को मिलेगा कि आप पानी में फेंक रहे हैं पत्थर, दो तरंगे उठती हैं एक जैसी सेम आवृत्ति की, समान अवस्था वाली होंगी, तो ऐसे में दोनों जुड़ जाएंगे और उनका आयाम बढ़ जाएगा। ये जो मैं पत्थर वाला बता रहा हूँ इस आपके समझने के लिए, बाकी जो डेफिनेशन आपको याद रखना है, AR बराबर A1 + A2, तो समान अवस्था की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। और विनाशी व्यतिकरण क्या है? जब दो तरंगे विपरीत अवस्था शिखर पर गर्त या गर्त पर शिखर में मिलती हैं, तो देखिए ये वाली ऊपर जा रही तरंग पर ये वाली नीचे है, ये वाली नीचे जा रही है पर ये वाली ऊपर है, मतलब क्या है, शिखर और गर्त एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे जैसे उसमें मिल रहे थे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में परिणामी आयाम घट जाता है, कभी कभी शून्य भी हो जाता है। तो यहाँ पर AR की वैल्यू निकालेंगे तो A1 - A2 हो जाएगा। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का अर्थ समझ गए। तो ये दोनों आपको, ये जो जुड़ जाती है ना, ये खतरनाक हो जाती है, मतलब एक पहले से ही सेम आवृत्ति सेम आपका अवस्था वाली है और दूसरी तरंग भी सेम अवस्था वाली मिल जाती है, दोनों जुड़ने से ये खतरनाक हो जाती है। ये क्या होती है, उस चीज़ को काट देती है, क्योंकि कभी कभी जो वैल्यू है वो घट जाएगी या शून्य हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था नाम में विनाशी है पर ये खतरनाक नहीं होती हैं। विस्पंद क्या होता है, बीट्स क्या होता है? जब दो ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान होती हैं
जैसे F1 है F2 है ये, तो दोनों की ध्वनि की तीव्रता समय समय पर बढ़ती हैं और घटती हैं। इसे कहते हैं विस्पंद। प्रति सेकंड अधिकतम तीव्रता की संख्या F1 - F2 बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जैसा है, पर यहाँ पर यह है कि ध्वनि की तीव्रता समय समय बढ़ेगी भी। यहाँ पर था केवल अगर जुड़ गई तो बढ़ेगी, यहाँ पर है कि अगर नहीं है तो घट जाएगी। यहाँ पर बढ़ेगी भी घटेगी भी समय समय पर। तो ये होता है हमारा विस्पंद। विस्पंद से संबंधित सूत्र भी होता है जो n बराबर F1 - F2 है। F1 और F2 दो लगभग समान आवृत्तियां हो तो बीट आवृत्ति है। एक सेकंड में बीटों की संख्या n होगी, बीटों के बीच के समय अंतराल t बराबर 1/n सेकंड होगा। और विशेष तथ्य इसमें यह बीट केवल श्रव्य ध्वनियों में पाया जाता है। यदि F1 F2 बराबर है तो बीट नहीं बनेंगे। बीट में ध्वनि की पिच आवृत्ति के पास होती है परंतु तीव्रता बदल जाती है। एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं जैसे तानपुरा, हारमोनियम, गिटार है, इसमें विस्पंद होता है। आर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग जांचने में भी बीट का यूज होता है। एग्जाम्पल से और बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला डॉपलर इफेक्ट के लेकर के। डॉपलर इफेक्ट जो है, अच्छा एक चीज़ को यहाँ पर आपको दिखा दें कि जो अभी हमने देखा था ये लाप्लास संशोधन था और ये है डॉपलर इफेक्ट। दोनों नाम में कंफ्यूज ना होइएगा कि ये तो अभी पढ़ के आए हैं। तो डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों के बीच आपेक्षिक गति के कारण श्रोता को प्राप्त ध्वनि की आवृत्ति पिच में आभासी परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। मतलब समझिए जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है और लगातार उसमें हॉर्न बज रहा है। लगातार हॉर्न बजने का एक एग्जांपल एम्बुलेंस का ले सकते हैं। लगातार बज रहा है तो जैसे जैसे वो नज़दीक आपके आ रही है वैसे वैसे, वही कह रहा है, स्रोत और श्रोता दोनों के बीच आपेक्षक गति, मतलब वो उसकी गति हो रही है और आप वहीं पर खड़े हुए हैं। श्रोता को प्राप्त जो ध्वनि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे पास आएगी या जैसे जैसे दूर जाएगी आपको परिवर्तन सुनाई देगा, मतलब स्पष्ट आपको वहाँ पर महसूस होगा। किसमें परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन, आभासी परिवर्तन जो होता है इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो श्रोता की गति दोनों की गति इस तरीके का रीजन हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव का सूत्र होता है n डैश बराबर n जो आपका v प्लस माइनस वी नॉट और बटे में आपका इसी तरीके से v प्लस माइनस वी एस करके सभी की वैल्यू भी लिखिए। n डैश क्या होता है, प्रेक्षित आवृत्ति होती है यानी श्रोता द्वारा सुनी गई। n क्या है, वास्तविक आवृत्ति स्रोत की। v क्या है, माध्यम में ध्वनि की चाल है। v नॉट क्या है, श्रोता की चाल है। वी एस क्या है, स्रोत की चाल है। प्लस चिन्ह तब होता है जब श्रोता स्रोत की ओर, माइनस चिन्ह तब होता है जब श्रोता स्रोत से दूर हो। तो ये कुछ यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट के सूत्र हो जाएंगे। इसको अभी चित्र से भी आपको बताते हैं। ये देखिए चित्र से और बढ़िया समझ में आएगा कि ये देखिए गाड़ी है और ये है व्यक्ति जो श्रोता है। जब स्रोत हमारी ओर आता है तो वी एस श्रोता की ओर, तो ये आपको क्या होगा, तरंगों का संपीड़न अधिक होगा जब ये इसकी ओर आ रहा होगा। मान लीजिए एम्बुलेंस है ये, तो लगातार सायरन बजता है ना, तो श्रोता को उच्च आवृत्ति यानी तीखी आवाज़ सुनाई देगी। ये ध्वनि तीखी और तेज लगती है। पर यही अगर हम बात करें स्रोत हमसे दूर जा रहा है, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं पर गाड़ी अपोजिट साइड में जा रही है, तब तरंगों का संपीड़न कम होगा। यहाँ पर अगर उसी दिशा में आ रही तो अधिक होगा और यहाँ पर कम आवृत्ति होगी, भारी आवाज़ सुनाई देगी दूर जाने में और ध्वनि भारी और मंद लगती है। ये किसका है, तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट के प्रभाव को दर्शाता है। उम्मीद है चित्र से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण को। ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं अनावश्यक, अवांछित, हानिकारक ध्वनि जो हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति पर प्रभाव डाले वो ध्वनि प्रदूषण है। मुख्य स्रोत वाहन, औद्योगिक मशीनें, लाउडस्पीकर, निर्माण कार्य, पटाखे, हवाई जहाज, जनरेटर, डीजे आदि। प्रभाव होता है इसकी सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। चिड़चिड़ापन, तनाव, सिरदर्द, रक्तचाप बढ़ना, हृदय रोग का खतरा। और रोकथाम के उपाय हैं, हॉर्न का कम उपयोग करें, लाउडस्पीकर की ध्वनि की सीमा को नियंत्रित करें, औद्योगिक मशीनें जो है उसमें साइलेंसर लगाएं, वृक्षारोपण करें, ध्वनि अवशोषक पदार्थ यूज़ करें, शांति क्षेत्र का पालन करें। और ध्वनि प्रदूषण के लिए कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग दिन में 75 डेसिबल, रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक में दिन में 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45, और शांत क्षेत्र में अस्पताल या विद्यालय में अगर बात करें तो दिन में 55 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक ये जो है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए मानक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। पर WHO ने क्या निर्धारित किया, WHO ने निर्धारित किया है 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि लंबे समय तक रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। जो भी चैनल पर नए हो, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। आगे हो सकता है नया वीडियो है आप तक ना पहुँचे। व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन अगर ना पहुँचे तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो मिलती रहे। तो परीक्षा में पूछेगा कुछ तथ्य, वन लाइनर फैक्ट की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन इस चैप्टर के आगे आपको कराएंगे, पर जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे मानो कान की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब श्रव्य जो ध्वनि होती हैं
अवस्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज जैसे भूकंप की तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज जो है जैसे चमगादड़ डॉल्फिन। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। ध्वनि की चाल ठोस द्रव गैस, इसे सबसे बड़ा उससे कम। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल 0.1 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक W प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि स्तर जो होता है इसका मात्रक, साउंड लेवल का मात्रक डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद लाउडनेस मुख्यतः एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। पिच जो होती है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। गुणता जो होती है टिम्बर और ध्वनि की गुणवत्ता बताती है, जिसमें समान पिच और लाउडनेस वाली दो ध्वनियां अलग अलग पहचानी जाती हैं। सोनार का यूज समुद्र की गहराई मापने के लिए। अल्ट्रासाउंड का यूज चिकित्सा, उद्योग, एनडीटी आदि में। न्यूटन का सूत्र गैसों में समतापीय प्रक्रिया के लिए होता है। लाप्लास संशोधन रुद्रोष्म प्रक्रिया के लिए होता है। और नमी युक्त हवा में ध्वनि की चाल अधिक होती है। दाब की बात करें तो इसकी ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं हम हमारे अब महत्वपूर्ण एक लाइनर की एक और पेज की श्रृंखला। ध्वनि के संचार के लिए माध्यम आवश्यक होता है। इसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट है, एक पंक्ति तथ्य है ना, वन लाइनर। ठीक, तो निर्वात में ध्वनि का संचार नहीं होता है। ठोस द्रव गैस में ध्वनि की चाल अधिक से कम होती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने से बढ़ेगी। ध्वनि की चाल जो है वो आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। ध्वनि की चाल दबाव बढ़ने से बढ़ती है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ अपश्रव्य हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ पराश्रव्य हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि का यूज करके दिशा पता लगाते हैं। डॉल्फिन पराश्रव्य ध्वनि का यूज करके शिकार ढूंढते हैं। प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब ध्वनि स्रोत और बाधा के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर 0.1 सेकंड में ध्वनि की चाल हो। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से कम 0.1 सेकंड बाद सुनाई देती है। अनुनाद किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति पर जबरन कंपन है। ध्वनि की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा बढ़ते हैं 16 नंबर पॉइंट पे। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? W प्रति मीटर स्क्वायर। और ध्वनि स्तर की इकाई होती है डेसिबल। ये दोनों में अंतर बता चुके हैं। मानव कान लगभग 85 डेसिबल तक ध्वनि सहन कर सकता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक है। पूर्णतः मंद स्तर की जो तीव्रता होती है 10⁻12 W प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्वनि का पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। लाउडनेस ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करता है। टिम्बर ध्वनि की गुणवत्ता होती है। संगीत मधुर, नियमित और मनभाव होता है। शोर असंगठित, अनियमित और अप्रिय होता है। सोनार का यूज समुद्र की गहराई के लिए। अल्ट्रासाउंड का यूज चिकित्सा, उद्योग, एनडीटी में। ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड। कार्य बराबर बल गुणे दूरी। किसी कार्य की इकाई जूल या फिर न्यूटन मीटर होती है। अब बात करते हैं हमारा ध्वनि और मानव जीवन। तो बधिर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए श्रवण यंत्र सहायक होते हैं। ध्वनि हमारी भाषा, संगीत और संचार का आधार है। अल्ट्रासाउंड शिशु की जांच के लिए। अल्ट्रासाउंड द्वारा धातु के अंदर की दरार पता लगाते हैं। सोनार से मछलियों का पता लगाने में मदद मिलती है। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप हो सकता है। और प्राकृतिक उदाहरण में जैसे गरज जो है बिजली चमकने के बाद ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। पहाड़ों पर प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। मंदिर सभागार में ध्वनि अनुनाद अधिक होता है। भूकंप आने से पहले कुछ जानवर असामान्य ध्वनि सुनते हैं, जो इंफ्रासाउंड हो गया। ये यहाँ पर चित्र भी देख लीजिएगा। ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तभी हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। इसकी ध्वनि की चाल आवृत्ति बदलने पर नहीं बदलती, माध्यम बदलने से बदलती है। इको, रिवर्बरेशन, रेजोनेंस, ये तीनों में ध्वनि का परिवर्तन होता है, परंतु स्थितियाँ अलग अलग हैं। लाउडनेस एम्पलीट्यूड आयाम पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर नहीं। पिच आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। टिम्बर बाह्य के प्रकार हैं, आकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि की गुण, पिच, लाउडनेस और टिम्बर ध्वनि की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। जो पढ़ा है ना वही रिवाइज हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नया नहीं है। और ध्वनि की चाल वायु में तापमान के अकॉर्डिंग 0 डिग्री सेल्सियस है तो ध्वनि की चाल 331, 10 होगा तो 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा 337 हो जाएगी। 20 डिग्री टेम्परेचर 343 हो जाएगा। 30 डिग्री टेम्परेचर 349, ऐसे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार ध्वनि की आवृत्ति के प्रकार अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य 20 से 20,000 और 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हाथी, भूकंप तरंगे, मानव कान, चमगादड़, डॉल्फिन। ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण मान में वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि सुनाई देने का न्यूनतम अंतराल 0.1। प्रतिध्वनि के लिए 17.2 मीटर की दूरी। पूर्णतः मंद स्वर की तीव्रता के लिए 10⁻12 W प्रति मीटर स्क्वायर। और स्वास्थ्य कान द्वारा सहन स्तर 0 से 85 डेसिबल, हानिकारक स्तर 85 डेसिबल से अधिक। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमने आपको बताया था कि कुछ हम आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो न्यूमेरिकल से पहले कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। जैसे ध्वनि की जो चाल है उसका फॉर्मूला होता है तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, जहाँ पर V ध्वनि की चाल है, F आवृत्ति है, लैम्डा आपका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य है। दूसरा सूत्र है आपका समय आवर्त T का 1/आवृत्ति, जहाँ पर T बराबर 1/f है। T आपका समय आवृत्ति है, F आपका आवृत्ति है। तीसरा आपका है प्रतिध्वनि इको में दूरी, D बराबर VT/2, जहाँ D मूल स्रोत से दूरी है, V ध्वनि की चाल है, T प्रतिध्वनि लौटने में कुल समय है। और सोनार में गहराई अगर निकालना है तो 1/2 × V × T। H यहाँ पर जल की गहराई है, जो ये वाली वैल्यू है।
और v जल में ध्वनि की चाल है, t ध्वनि के आने जाने में कुल समय है। और यहाँ पर ये मान हमने आपको बता ही दिया, ये वाली वैल्यू भी हमने आपको बता दी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये हमारा है कि पहला क्वेश्चन कि किसी स्थान पर व्यक्ति ने ताली बजाई और 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो वह निकटतम दीवार से कितनी दूर है। टी दे रखा है आपको वैल्यू में, वी दे रखा है आपको 340 मीटर प्रति सेकंड। ज्ञात क्या करना है, डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डी बराबर वी टी अपॉन 2। तो ये आपका वैल्यू सारी रख देंगे, 340 गुणे 3/2 और 1020/2 और 510 मीटर। तो व्यक्ति दीवार से हम कहेंगे 510 मीटर दूर है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन रखे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको इसमें कवर हो जाए और इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप कवर कर लें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोनार द्वारा समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए ध्वनि तरंग भेजी गई और 4 सेकंड बाद परावर्तित होकर के वापस आई। यदि जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड है तो समुद्र की गहराई आपको बताना है। फॉर्मूला भी मैंने सोनार वाला बताया था, टी की वैल्यू दे रखी, वी की वैल्यू 1500 मीटर प्रति सेकंड, ज्ञात एच करना है, एच बराबर वी टी अपॉन 2 होता है। तो 1500 गुणे 4/2 6000/2 हो जाएगा और 3000 वैल्यू आ जाएगी, समुद्र की गहराई 3000 मीटर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किसी माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 0.68 मीटर है, उस माध्यम में ध्वनि की चाल तथा समय आवर्त बताना है आपको। तो एफ की वैल्यू दे रखी 500 हर्ट्ज, लेमडा की वैल्यू 0.68, ध्वनि की चाल वी पर निकालना है और समय आवर्त टी निकालना है। तो ध्वनि की चाल वी बराबर एफ इंटू लेमडा होगा। वी की वैल्यू आपको पता ही है, जो यहाँ पर दे रखी है वो आपने यहाँ पर रख दी। ये एफ और लेमडा की दोनों की वैल्यू रख करके आपने सबसे पहला वी के मान निकाल लिया, ध्वनि की चाल और समय आवर्त टी का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ की वैल्यू भी आपको वहाँ 500 दे रखी है, तो 1/500 रख देंगे तो 0.002 सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड और समय आवर्त जो है 0.002 सेकंड। सब कुछ लिखा हुआ है, उम्मीद है इसमें कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। ये जो है इसका चित्र भी साथ में जो है वो देख लीजिए एक बार। जो पहला क्वेश्चन था ना जो पूछा गया था वो प्रतिध्वनि पर बेस्ड था। तो प्रतिध्वनि में ध्वनि स्रोत से दीवार तक जाने और वापस आने तक में जो कुल समय लगता है उसी को हम निकालने के लिए टी का प्रयोग करते हैं। तो वही आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ये डी वाला डिस्टेंस यहाँ पर पूछा गया था, वही कह रहा था निकटतम दीवार से कितनी दूर है, तो यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस पूछी गई थी। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा सोनार वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें कह रहा था कि आप गहराई बताइए। तो ये वाली वैल्यू टी दे रखी थी आपको वहाँ पर, देखिए 4 सेकंड वो ये लिखा हुआ है। ये वाली एच आपको वैल्यू निकालनी थी और ये आपका पनडुब्बी हो गई। और समुद्र में गहराई में जो भी वस्तु है उसका पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। और जो ये तीसरा वाला प्रश्न था, इसमें फ्रिक्वेंसी प्रति सेकंड कंपन की संख्या को कहते हैं, वेवलेंथ जो लैम्डा है ये एक तरंग की लंबाई को कहते हैं, वी आपका वेलोसिटी ध्वनि की चाल को कहते हैं और टी जो है टाइम पीरियड एक कंपन में लगे समय को कहते हैं। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल, तीसरा हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं न्यूमेरिकल जो कि है 27.1 करके। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है प्रतिध्वनि को निकालने के लिए दूरी ज्ञात हो तो समय निकालना है। यदि चट्टान से व्यक्ति 850 मीटर दूर खड़ा है और ताली बजा रहा है, प्रतिध्वनि सुनने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो प्रतिध्वनि लौटने में कुल कितना टाइम लगेगा। डी दे रखा है 850, ध्वनि की चाल दे रखी है आपको। कुल समय निकालने के लिए प्रतिध्वनि के लिए सूत्र है डी बराबर वी टी अपॉन 2। सारी वैल्यू लिखी हुई है, वही वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है 2d अपॉन वी करके। यहाँ पर टी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए टी को एक साइड कर लेंगे। टी की वैल्यू 2 गुणे 850/340 1700/340, 5 सेकंड आपका आंसर इसका आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, जब सोनार में गहराई पता हो समय निकालना हो। यहाँ पर क्या था, इको में दूरी ज्ञात हो और समय निकालना है। यहाँ पर क्या है, सोनार में गहराई पता हो समय निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो समुद्र में 2250 मीटर गहरी जगह की जांच सोनार द्वारा की जाती है। ध्वनि संकेत नीचे जाकर लौटने में कुल कितना टाइम लेगा। तो एच की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू 1500 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और कुल समय आपको टी यहाँ पर निकालना है। सोनार के लिए एच बराबर वी टी अपॉन 2 करके है। यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 2 गुणे 2250 बटे आपका 1500 करके, और इस तरीके से आपका वैल्यू 3 सेकंड जो है यहाँ पर निकल आ जाएगी। नीचे एक पॉइंट भी है, सोनार में ध्वनि पानी के भीतर जाती है और लौटती है, इसलिए कुल समय आपका अधिक होगा। अगला देखते हैं 27.3 करके है, जो कि है v बराबर एफ लेमडा। वेग और आवृत्ति ज्ञात हो तो तरंग दैर्घ्य पता लगाना है। तो ध्वनि की चाल आपको वायु में दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है 700 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि की चाल v 343 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति f बराबर 700 हर्ट्ज,
तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू निकालनी, वी बराबर एफ इंटू लैम्डा, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, वी बराबर एफ इंटू लैम्डा में लैम्डा निकालेंगे तो वी बटे एफ हो जाएगा। 343 और 700 दोनों मान रख देंगे, 0.49 मीटर आपका आ जाएगा। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतनी कम तरंग दैर्ध्य जो है वो होगी। ये हो गया 27.3। अब 27.4 देखते हैं। v बराबर एफ लेमडा में वेग और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है और आवृत्ति आपको ज्ञात हो, मतलब वेग और तरंग दैर्ध्य पता हो और आवृत्ति निकालना हो। तो ध्वनि की चाल v दे रखी है, लेमडा दे रखा है, आवृत्ति निकालना है तो v बराबर एफ लेमडा फिर से लगा देंगे। अब जो वैल्यू निकालनी है उसमें वैल्यू रख के देंगे, 343 बटे 0.7 490 हर्ट्स आपका यहाँ पर मान आ जाएगा। ये हो गया 27.4 है, फिर 27.5 करके यहाँ पर t बराबर 1/f है, आवर्तकाल ज्ञात हो और आवृत्ति आपको निकालना हो। तो यहाँ पर क्या करना है, आवर्तकाल पता है t की वैल्यू, आवृत्ति निकालना है, t बराबर 1/f फॉर्मूला होता है, इसी में ही वैल्यू में आप f का मान निकालेंगे तो 1/t हो जाएगा, 1/0.04 करके वैल्यू वो रख देंगे, 250 हर्ट्ज इसका मान जो है वो आ जाएगा। आवर्तकाल जितना कम होगा आवृत्ति उतनी अधिक होगी। 27.6 करके क्वेश्चन कि तापमान के प्रभाव से ध्वनि की चाल आपको पता लगाना है। तो 25 डिग्री तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अगर 331 मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है तो टी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, वी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल वी टी की निकालनी है। वी टी का जो फॉर्मूला है वी टी बराबर वी नॉट प्लस 0.61 टी करके यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से मान 346.25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो अगर देखा जाए केवल ये क्वेश्चन इसको कराने में ही आप लगभग किसी जगह देखेंगे तो आधा एक घंटा जो है क्वेश्चन कराने में, धीरे धीरे उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं फिर उसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर हम आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी लिखाई दे रहे हैं तो आपको इसमें और ज़्यादा आसानी होगी, आपका समय बचेगा। तो इसलिए फॉर्मूले उसमें जो भी दे रखे हैं उसको जो भी चीज़ें याद करने वाली हैं उसको याद कीजिए, और उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस उस पर बेस्ड और क्वेश्चन की जो है वो करनी है। तो ये इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो पूरा समाप्त हुआ। अब हम आपसे वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछेंगे जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो बताना है। इसका आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। ध्वनि हमारा चैप्टर इसी के साथ पूरा समाप्त हुआ। पहले हमने सोचा था कि इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर था, पर क्योंकि इसमें चीज़ें हमने थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल वाले में ऑलरेडी सब लिख रखी थी तो अलग से ना कराकर इसी में इसलिए हमने आपको कवर करा दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि स्रोत और श्रोता एक दूसरे के निकट आते हैं तो श्रोता द्वारा महसूस की जाने वाली आभासी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है। आवृत्ति घट जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, या ध्वनि का वेग शून्य हो जाता है। अभी मैंने चित्र के जरिए आपको समझाया था, उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे। और ये जो हम क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं इसका आंसर जरूर कमेंट में दिया करिए, गलत सही जो भी आपको आता है, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं तभी तो आपको सीखेंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा अच्छा से कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आगे इसी प्रकार और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको दे पाएँ। ये जो आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कल आगे आने वाले वीडियो में जो है वो कराएंगे। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। एक आपने देखा होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक नया नोटिफिकेशन भी निकल करके आ गया है। उम्मीद है शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जल्द कोई ना कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी देखने को मिलेगा। उसमें एक चीज़ ये देखने को मिल रही, फीस बहुत ज़्यादा रखी गई, 3000 रुपये फीस जो है वो रखी गई है। निगेटिव मार्किंग भी 1/3 की कर दी गई है। अगर ऐसा कुछ बदलाव आगे चल करके हो जाता है तो फिर और ज़्यादा जो है वो दिक्कत देखने को मिल सकती है। वैसे तो अभी वो केवल प्रिंसिपल की पोस्ट है तो उसमें किया गया है, बाकी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ देखने को मिलता है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाकी कोई सुझाव तो अवश्य बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।